स्कीरी महीने की 8 तारीख को शुक्रवार की रात मैंने ये सपना देखा। एक बड़ा मंदिर था जिसके पीछे का भाग थोड़ा टूटा हुआ था। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा अंदर बहुत सारी मूर्तियां थीं। उन मूर्तियों की आंखें जिंदा आदमी की तरह दिखती थीं। जब मैं पास गया मैंने दो औरतों की मूर्तियां देखी। उनमें से एक ने मुझसे कहा, सन 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपटना के किले पे चढ़ाई कर दी। ये किला था हिंदुस्तान की धरती पे उनके एक सबसे बड़े दुश्मन का, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू के महल में मची लूट खसोट के बीच उनको टीपू के महल से एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिली, एक सीक्रेट डायरी, टीपू के सपनों की किताब, एक पर्सनल जर्नल जिसमें टीपू अपने सपने और उन सपनों के मतलब सोच के लिखता था। लगता है सिगमंड फ्रॉड जैसे मनोवैज्ञानिकों के हमारे सपनों की दुनिया की तफ्तीश करने के 100 साल पहले ही टीपू सुल्तान अपने सपनों की दुनिया को खंगाल रहा था। 1785 से 1798 तक टीपू ने इस किताब में टोटल 37 सपने और उनके मतलबों का जिक्र किया। जब ब्रिटिश जर्नल कर्कपैट्रिक ने ये किताब ढूंढी तो हबीबुल्ला नाम का टीपू का एक मुंशी भी वहाँ था। हबीबुल्ला ने बताया कि सुल्तान के अलावा किसी ने इस किताब के एक पन्ने को आज तक नहीं देखा था। आइए टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाने वाले इस शख्स की जिंदगी के बारे में इस किताब के जरिए जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं टीपू के सपनों में आई उस देवी के बारे में टीपू ने क्या लिखा था। मैसूर राज दक्षिण भारत के विजयनगर सल्तनत के अंदर आता था और वोडियार वंश सदियों से यहाँ राज करता था। लेकिन 1565 में तलीकोटा की लड़ाई में विजयनगर अंपायर का अंत हो गया। 1610 के करीब राजा वोडियार ने मैसूर को आजाद घोषित कर दिया और अपनी राजधानी श्रीरंगपटना को बनाया। श्रीरंगपटना मतलब भगवान रंगनाथ की नगरी, आदिशेष पे लेटे विश्राम कर रहे विष्णु स्वरूप भगवान। 1730 के आसपास हैदर अली के पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी मां ने मैसूर के उस समय के महाराजा से हैदर और उसके भाई को अपने राज्य में जगह देने की दरखास्त की। वोडियार्स की सेना में पहले से ही कई मुस्लिम सेनापति थे, इसलिए जब हैदर बड़ा हुआ उसने भी मैसूर राज्य की सेना में अपनी जगह बना ली। लेकिन हैदर अली कोई आम फौजदार नहीं था, उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैसूर की फौज में एक के बाद एक पायदानों पर चढ़कर 1750 तक वो मैसूर राज्य का मुख्य सेनापति बन गया। जहां मैसूर की सेना में हैदर का तारा चमक रहा था, वहीं निजी जिंदगी में उसको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था। फातिमा बेगम से शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। फातिमा और हैदर ने तब आरकोट के सूफी संत टीपू मस्तान औलिया की दरगाह में जाके गुहार लगाई और सन 1750 में उनकी मन्नत पूरी हुई और बेंगलोर के पास देवनहल्ली में एक लड़के का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया टीपू, आरकोट के टीपू मस्तान औलिया की ही तर्ज पे। 1760 तक मैसूर के महाराजा कृष्णराज वोडियार टूक नाम के ही राजा बचे थे और असली सत्ता थी उनके 2 मंत्रियों के हाथ में, नंजराज्या और देवराज्या। हैदर ने सेना में अपनी पकड़ को इस्तेमाल करके उन दोनों मंत्रियों को हटा के खुद को मैसूर का शासक बना लिया। लेकिन हैदर को सत्ता का खेल बहुत अच्छे से पता था। उसने हमेशा एक वोडियार को गद्दी पे बिठाए रखा, भले ही पूरे साम्राज्य की असली ताकत उसके हाथ में हो। 18वीं शताब्दी का दूसरा भाग हिंदुस्तान की सरजमी के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला दौर था। पलासी और बक्सर की जीत से हौसला पाकर अंग्रेजों ने बक्सर और मद्रास के बीच की जमीन पे अपना सिक्का जमाना चाहा। अंग्रेजों के राज्य के इस विस्तार से मैसूर को खतरा होता और इसलिए हैदर ने अंग्रेजों से टक्कर लेने की ठान ली। 1780 में हैदर और टीपू ने पूर्व में आरकोट राज्य पे चढ़ाई कर दी, जिसके नवाब की संधि अंग्रेजों के साथ थी। बक्सर की लड़ाई में अवध और बंगाल के नवाबों को धूल चटाने वाला हेक्टर मुनरो कांचीपुरम में 5000 की सेना के साथ जमा हो गया। एक दूसरी अंग्रेजों की 1200 सैनिकों की फौज ऊपर गुंटूर से कांचीपुरम में मुनरो की फौज से मिलने आगे बढ़ी। हैदर को आरकोट में ही छोड़कर टीपू अकेला ही अंग्रेजों की दोनों फौजों को मिलने से रोकने के लिए पूर्व दिशा में बढ़ गया। यहाँ पुल्ललुर या पोलीलुर गांव के पास ही एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई का अंजाम हुआ। ये हिंदुस्तान की धरती पे आखिरी ऐसा बड़ा और प्रमुख युद्ध था जहाँ किसी भी भारतीय ताकत ने अंग्रेजों को झुकने पे मजबूर किया हो।
श्रीरंगपट्टनम में दरिया दौलत बाग नाम के महल की दीवारों पे हैदर और टीपू ने इस लड़ाई को चित्र देके हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अंग्रेजों का जनरल बेली इसमें एक पालकी में अपना अंगूठा चूसता हुआ नजर आता है। हैदर की फौज में शामिल फ्रेंच टुकड़ी भी इसमें दिखाई गई है। यही नहीं, 1783 में फ्रांस में एक पेंटिंग प्रकाशित की जाती है जिसमें हैदर अली एक अंग्रेज को लकड़ी लेके पीटता नजर आता है और वहीं एक फ्रेंच सैनिक उसको वो लकड़ी पकड़ाता दिखता है। कल रात मैंने सपने में एक अजीब प्राणी देखा। ऐसा लगा जैसे मेरी सेना ने एक दिन की पैदल यात्रा के बाद डेरा डाला था। तभी मैंने एक गाय को अपने बछड़े के साथ देखा। उसकी खाल बाघ की थी, लेकिन उसके सामने वाले पैर गाय के थे। दिखता था उसके पिछले पैर ही नहीं थे, फिर भी इसके अगले पैर थोड़ा चलते दिखते थे। मैंने अपने सेवकों से कहा कि जब मैं बाघ जैसी दिखने वाली इस गाय के पास पहुंचूंगा तो मैं अपने हाथ से इसे 2 टुकड़ों में काट दूंगा। जल्द ही मैं नींद से जाग गया। मैंने इस सपने का यह मतलब समझा। अंग्रेजी बाघ की शक्ल वाली ये गाय है। इस गाय के अगले पैरों के चलने का मतलब ये था कि अंग्रेज लड़ाई छेड़ने का प्रयास करेंगे, और पीछे के पैरों के ना होने का मतलब था कि कोई भी उन्हें कोई मदद नहीं देगा। खुदा के करम से ऐसा ही होगा। सन 1783 में अपने पीठ में एक ट्यूमर की वजह से हैदर की मृत्यु हो गई। अपने पिता की तरह टीपू ने एक वोडेयर राजा को गद्दी पे बिठाकर दिखावा करना जरूरी नहीं समझा और उसने खुद को मैसूर राज्य का सुल्तान घोषित करते हुए अपनी सल्तनत को नाम दिया सरकार खुदादाद, यानी खुदा की सरकार। लेकिन हैदर की तुलना में टीपू में कूटनीतिक समझ जरूर काफी कम थी और मराठा और निजाम के इलाकों में उसकी लगातार नजर होने से ये दोनों ताकतें भी उसके विरुद्ध हो गईं। आखिर में 1789 में मराठाओं और निजाम ने अंग्रेजों के साथ मिलकर एक ट्रिपल गठबंधन को अंजाम दिया। 2 साल बाद ही अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने कमान संभाल ली। करीबन 8 साल पहले ही कॉर्नवालिस को अमेरिका के शहर यॉर्क टाउन में जॉर्ज वाशिंगटन से मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके कारण अमेरिका ने ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल की थी। कॉर्नवालिस की पूरी कोशिश थी कि अमेरिका में खोई हुई अपनी इज्जत हिंदुस्तान की सरजमी पर उसको वापस मिल सके। 1791 में कॉर्नवालिस मद्रास से 19,000 सैनिकों के साथ पश्चिम की तरफ बढ़ता है। मार्च तक उसने टीपू के दूसरे बड़े शहर बेंगलोर को सुरक्षित कर लिया। यहाँ निजाम की सेना भी आके अंग्रेजों के साथ मिली, लेकिन टीपू कोई आम सुल्तान नहीं था। अपने दुश्मनों की कमियों को समझते हुए टीपू ने भी एक रणनीति अपनाई। टीपू ने उसकी राजधानी के रास्ते में आने वाले खेतों को जलाकर दुश्मन की सेना की नाक में दम कर दिया। कॉर्नवालिस का मीठा ख्वाब धूल में मिलता नजर आने लगा। मानसून ने भी जल्दी आके उसकी सेना के लिए और मुश्किलें पैदा कर दी। तभी किस्मत से 12,000 मराठाओं की फौज ने समय पे आके अंग्रेजों को बचा लिया। मई के महीने तक इन तीनों सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी समय एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट ने कॉर्नवालिस और उसके अभियान का बखूबी से मजाक बनाया। बेंगलोर में कुछ महीने के इंतजार के बाद कॉर्नवालिस, मराठाओं और निजाम ने मिलकर फिर श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई शुरू कर दी। कावेरी नदी से घिरा हुआ ये टापू एक घनघोर घेराबंदी का मंच बन गया। चारों तरफ से घिरे हुए टीपू को आखिर में संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉर्नवालिस मान गया, लेकिन उसकी शर्तें स्तब्ध करने वाली थी। टीपू को आधे से ज्यादा राज्य सौंपना होगा और 3 करोड़ रुपए इस लड़ाई के खर्चे के तौर पे अंग्रेजों को भरने होंगे। और बस यही नहीं, टीपू को अपने 2 बेटों को भी इस खर्चे के भुगतान की गारंटी के तौर पर अंग्रेजों के हाथ में देना होगा। इस लड़ाई ने मैसूर से उसके सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी छीन लिए। मराठाओं ने अपनी सीमा के पास की जमीनें ले ली, निजाम ने अपने राज्य से सटे इलाकों को ले लिया और अंग्रेजों ने पूर्वी घाट, कूर्ग और मसालों से भरपूर मालाबार कोस्ट को अपना बना लिया। 18 मार्च 1792 को 8 साल के अब्दुल खालिक और 5 साल के मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के साथ विदा करना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि ताजे खजूर की 3 चांदी की थालियां, जिन्हें रथ कहा जाता है, लाकर मेरे सामने रख दी गई। वे खजूर ताजा और रस से भरे हुए दिखते थे। खुदा के इस खिदमतगार ने इस सपने का मतलब इस तरह समझा। ये 3 थालियां मराठों, निजाम और अंग्रेजों का प्रतीक थीं और रहमत करने वाले खुदा की मर्जी से इन तीनों काफिरों की जमीनें और राज्य जल्द ही मेरे हाथों में आ जाएंगे।
टीपू हमेशा अंग्रेजों को अपने और हिंदुस्तान के अस्तित्व के लिए एक खतरा मानता था, लेकिन वो आसानी से हार मानने वाले लोगों में से नहीं था। टीपू ने सोचा अगर निजाम और मराठा अंग्रेजों के खिलाफ उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो 7 समंदर पार की ताकतों की तरफ रुख करेगा। 1787 में टीपू ने फ्रांस के राजा लुई द 16 के यहाँ राजदूत भेजे और अंग्रेजों के खिलाफ 10 साल के अभियान के लिए 10,000 फ्रेंच सैनिकों की मांग की। करीबन उसी समय उसने तुर्की के खलीफा को भी कॉन्स्टेंटिनोपल में पत्र लिखे। 1792 में अपनी करारी हार के बाद टीपू ने दोबारा फ्रांस को राजदूत भेजे और 1797 में उसने अहमद शाह अब्दाली के पोते जमन शाह को काबुल में गुहार लगाई। इस्लामी ताकतों से टीपू ने मुसलमान कौम के भाईचारे के जरिए अपील करने की कोशिश की और फ्रांस जैसे देशों में टीपू अपने लेटर्स में अपनी ही तरह अंग्रेजों से फ्रांस की कट्टर दुश्मनी पर जोर देता था। 1797 में एक फ्रांकोई फिडेल रिपो नाम का आदमी मॉरिशस से मैंगलोर और वहां से श्रीरंगापट्टनम पहुंचता है। वो कहता है कि 10,000 फ्रेंच सैनिक मॉरिशस में तैयार बैठे हैं टीपू की मदद के लिए। अपने लुटे हुए राज्य को वापस पाने को बेताब टीपू इस आदमी के झांसे में आ जाता है और 1798 में अपने राजदूतों को मॉरिशस भेजता है, वहां के फ्रेंच गवर्नर जनरल एने जोसेफ मलाटिक से मिलने। टीपू के राजदूतों के वहां पहुंचने पे पता चलता है रिपो ने उनको बेवकूफ़ बनाया और मलाटिक उनको कहता है उस पर मुश्किल से 200 लोग हैं उनको देने के लिए। इतना काफ़ी नहीं था कि टीपू के राजदूतों की गोपनीयता को भंग करते हुए मलाटिक ने टीपू की सेना में भर्ती के लिए एक सार्वजनिक इश्तेहार भी छपवा दिया। शायद ये इश्तेहार ही टीपू के ताबूत की आखिरी कील था। जून 1798 में ही कलकत्ता के एक अखबार के जरिए मलाटिक और टीपू का इश्तेहार ब्रिटिश गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली के सामने आ गया। कहा जाता है यही वो पॉइंट था जब वेलेस्ली ने टीपू को पूरी तरह से निपटाने की बात मन में ठान ली। मार्च 1799 में ही ब्रिटिश और निजाम की मिलीजुली सेना फिर से श्रीरंगापट्टनम की दीवारों के सामने जा खड़ी हुई। 4 मई को दोपहर के करीब 1 बजे अंग्रेजों की फौज किले के उत्तर पश्चिमी दीवारों को भेदकर टीपू के शहर में दाखिल हो जाती है। अपने महल में खाना खा रहा टीपू तुरंत ही अपने गिने हुए सैनिकों के साथ भेदी हुई किले की दीवारों की तरफ रुख करता है, लेकिन दुश्मन पहले ही अंदर घुस चुका था। भारी संख्या में अंदर घुस चुके अंग्रेजों से टीपू बहादुरी से लड़ा। 2 संगीन घाव और गोली लगने के बाद भी टीपू ने अपने आखिरी स्टैंड में लड़ना नहीं छोड़ा। आखिरी पलों में एक ब्रिटिश ग्रेनेडियर ने टीपू के कमर में बंधे एक सोने के बकल को छीनने की कोशिश की। सुल्तान ने उस अंग्रेज पे वहीं एक आखिरी तलवार का वार किया और जस्ट उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक अंग्रेज ने उसको गोली मार दी। 32 साल में अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद टाइगर ऑफ मैसूर अपने हाथ में तलवार लेके मरते हुए ढेरों लोगों के बीच धराशायी हो गया। कहा जाता है जब टीपू की मरने की खबर कलकत्ता में वेलेस्ली को मिली तो उसने एक विस्की का ग्लास लेते हुए बोला, भाइयों और बहनों, आओ हिंदुस्तान की लाश के जश्न में पीते हैं। वेलेस्ली गलत नहीं था। टीपू के मरने के 4 साल के अंदर ही मराठा और निजाम भी अंग्रेजों के गुलाम बन गए और फिर धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान उनका हो गया। स्कीरी महीने की 8 तारीख को शुक्रवार की रात मैंने ये सपना देखा। एक बड़ा मंदिर था जिसके पीछे का भाग थोड़ा टूटा हुआ था। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा अंदर बहुत सारी मूर्तियां थीं। उन मूर्तियों की आंखें जिंदा आदमी की तरह दिखती थीं। जब मैं पास गया मैंने 2 औरतों की मूर्तियां देखी। उनमें से एक ने मुझसे कहा, टीपू, यहाँ बस हम 2 ही देवियाँ हैं और बाकी सब देव हैं। हम परमात्मा के ध्यान में लगे हुए हैं और हर किसी को भी वही करना चाहिए। मैंने उन देवी से बोला, बहुत खूब, खुदा के स्मरण में खुद को लगाए रखिए। ये बोलकर मैंने अपने सैनिकों को उस मंदिर की मरम्मत करने को कहा। उसके बाद मैं नींद से उठ गया